हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो अब तक हमने बच्चा जो इसमें क्लासेस किए वो तीसरी क्लास है ना हमारी हिंदी की। और मैं हर बार की तरह फिर से बता दूं कि ये क्लास आपके लिए यूपीएसआई हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपकी आने वाली लेखपाल की भर्ती हो, तैयारी पहले कर लोगे, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सब लोग पढ़ेंगे और आप लोग क्या करोगे, रिवीजन या कोई अन्य भर्ती हो। ठीक है बच्चा, सभी के लिए हिंदी इससे बाहर नहीं आएगी। चाहे आप किसी एग्जाम में बैठ जाना और कभी इस चीज को आजमा लेना। एक या दो क्वेश्चंस की तो मैं नहीं कहता, 40 क्वेश्चन आए, 30 आए, 50 आए, 100 क्वेश्चन आए हिंदी के, आपको इस क्लास से बाहर नहीं मिलेंगे। पहली बात, बस आप रिवीजन पे गौर करें। तो सबसे पहले हमने देखा भाषा क्या होती है, अगर मैं बता दूं। फिर हमने भाषा परिवारों के बारे में पढ़ा, भाषा परिवारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने भारत व विश्व में कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है, भारत व विश्व में कौन सी भाषाएं अधिक बोली जाती हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा कि भाई आज जिस हिंदी को हम पढ़ते हैं वो हिंदी कहां से आई है, हमने उस चीज के ऊपर चर्चा की। कल हमने हिंदी का विकास देखा था। किसका विकास देखा था? हिंदी का विकास देखा था। अब उसी हिंदी के विकास से एक चीज आपको समझ में आती है कि आज जिस भाषा की बात करते हो वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ये बात भी आपको पता है। बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने के साथ साथ उसमें साहित्य की रचना होती है, उसमें कविताएं लिखी जाती हैं, उसमें काव्य ग्रंथ लिखे जाते हैं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध और अन्य कई प्रकार की विधाओं में रचनाएं की जाती हैं। पहली बात क्लियर होगी। उसका अपना एक संपूर्ण व्याकरण होता है जो उस भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि उस भाषा को कैसे शुद्ध रूप में लिखना है, कैसे शुद्धता से उसका उच्चारण करना है, और एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में उसको बोला, समझा, लिखा और पढ़ा जाता है। साथ साथ उसे कोई कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होता है, उसे कोई कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आ जाती है बच्चा। तो भाषा बनने से पहले उसे तीन, जो भाषा होती है उसे तीन जगह से गुजरना पड़ता है, अर्थात तीन चरणों में भाषा का विकास होता है। वो तो हमने काल देखा था, किस किस समय में कौन सी चरण। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा पहले बचपन में, फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में कहते हैं भी ये अनुभवी व्यक्ति हो गया, अब एकदम मतलब इसका ये अनुभव से बिल्कुल परिपक्व है, मैच्योर है। तो यही से बात करते बोली। सबसे पहले जो भाषा होती है वो किसी एक छोटे क्षेत्र से बोली के रूप में विकसित होना शुरू करती है। तो बोली की विशेषताएं क्या है? प्राय तौर पर देखी जाए तो छोटे अथवा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, जो विशेष क्षेत्र में भाषा बोली जाती है अक्सर उसे हम बोली कहते हैं। सेकंड चीज, जो स्थानीय शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। स्थानीय शब्दों का मतलब है कि जो अपने स्थानीय तौर पर समझे जाएं। जैसे भोजपुरी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं और इसी तरह अवधी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, इसी तरह मैथिली में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, इसी प्रकार बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, इसमें बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उस छोटे क्षेत्र में जो लोग उसको बोलते समझते हैं उन्हीं को उसका मतलब पता होता है। और अक्सर जब आप अपने किसी दोस्त जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, आप उनसे बात करना, वो आपको कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, लेकिन उनके इलाके के लोगों को मीनिंग पता होगा। तो वो किसी बोली का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोई अपनी लिपि नहीं होती, इसकी कोई अपनी लिपि अथवा व्याकरण नहीं होता, अब ऐसा नहीं है कि आप
भोजपुरी बोल तो रहे हो, अब उसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आप उसको हिंदी में भी रोमन लिपि में भी लिख सकते हो, देवनागरी में भी लिख सकते हो, आप उसे गुरुमुखी में भी लिख सकते हो, आप उसे फारसी में भी लिख सकते हो। पहली बात तो अपनी कोई मानक लिपि नहीं होती, जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उसकी कोई अपनी स्टैंडर्ड मानक लिपि नहीं होती। बात करते हैं व्याकरण, तो उसका कोई अपना व्याकरण भी नहीं होता। चलिए तीसरी चीज, चौथी चीज जब आ जाती है, चौथी चीज, पहली चीज प्राय छोटे विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है, इसकी कोई अपनी लिपि अथवा व्याकरण नहीं होता। सेकंड जो आ जाता है, जब बोली काफी विकसित हो जाती है, जैसे मान लेता हूं कि भाई बिहार है, तो बिहार के लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। अब बहुत सारे बिहार के साथी मान लेते हैं दिल्ली आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, दिल्ली काम की तलाश में आ जाते हैं। अब दिल्ली तो अलग अलग राज्यों से और भी जनता आके रहती है, रहती नहीं रहती है। अब वो बहुत सारे लोग जब आके आपस में मिलने लगते हैं, वो अपनी भोजपुरी का, अपने भोजपुरी को प्रयोग में लाते हैं, उसे बोलते हैं। तो दूसरे राज्यों के लोग कहते हैं भाई हमें इसका मतलब बनाओ। उन्होंने कहा दो ठो, दो ठो मतलब दो चीजें, किसी की भी जब भी कोई चीज दो में होगी तो मुझसे दो ठो, तीन ठो ऐसे बोलते हैं। तो वो भी इसका इस्तेमाल करने लगते हैं उन शब्दों का अपनी डेली यूज में। तो कहने का मतलब ये कम्युनिटी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब जो बोली का वो विशेष या एक छोटा क्षेत्र था, वो विस्तृत हो जाता है। क्या हो जाता है, वो जो क्षेत्र है बच्चा, वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। वो जो छोटा क्षेत्र होता है, आप ये कह सकते हो कि भैया वो विकसित हो जाता है। तो हम कहेंगे क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत, बोली से अधिक विस्तृत, क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत, परंतु मानक भाषा से कम, मानक भाषा से कम विस्तृत। कहने का मतलब बोली से तो ज्यादा होता है, परंतु जो मानक भाषा होती है उससे थोड़ा सा उसका क्षेत्र कम होता है, उतना ज्यादा क्षेत्र नहीं होता जो एक मानक भाषा का क्षेत्र होता है। सेकंड आगे जब बढ़ोगे तो एक चीज और आएगी उपभाषा में। पहला पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें साहित्य की भी रचना होने लगती है। इसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है, रचना भी होने लगती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जो बोलियां होती हैं उनमें साहित्य की रचना नहीं होती, कभी कभी प्राय नहीं होती। जैसे कुछ ऐसी बोलियां होती हैं जैसे मैथिली, जैसे अवधी, जैसे ब्रजभाषा, उनमें बहुत ज्यादा साहित्य की रचना हुई है। तो ये भी बस हम एक क्षेत्र के आधार पर मुख्य तौर पर बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? चलिए जब थोड़े से आप आगे आओगे तो थर्ड चीज क्या होती है कि अभी इसका व्याकरण विकसित नहीं होता, व्याकरण विकसित नहीं होता, व्याकरण विकसित नहीं होता, लिपि भी विकसित, मानक लिपि भी विकसित नहीं होती, मानक लिपि भी नहीं होती कि इसकी अपनी कोई एक अलग से लिपि हो। आप ये भी कह सकते हो इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि कई सारी एक उपभाषा के अंतर्गत मिलती जुलती कई बोलियां हो सकती हैं, कई बोलियां हो सकती हैं। समझ रहे? एक उपभाषा के अंतर्गत मिलती जुलती कई बोलियां हो सकती हैं। जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो अब आ जाती है हमारी भाषा। क्या हो जाती है? भाषा। अब क्या हो जाती है? भाषा। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है
वो हो जाती है भाषा, लैंग्वेज। तो भाषा विशाल क्षेत्र में, भाषा विशाल क्षेत्र में बोली, समझी, पढ़ी जाने वाली विकसित बोली होती है। क्या होते हैं? देखिए मैंने शब्द क्या दिया है, विकसित बोली, विकसित बोली होती है। बोली, पहली बात मैंने क्या कहा कि जो भाषा होती है वो एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। सेकंड पर मैंने क्या कहा कि ये एक विशाल क्षेत्र में ना सिर्फ बोली जाती है बल्कि समझी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। और एक चीज मैंने आपको इसमें बताई कि बोली का ही विकसित रूप है। किसका विकसित रूप है? बोली का ही विकसित रूप है। ठीक है, यह बात भी हो जाती है कि भाषा विशाल क्षेत्र में बोली, समझी, पढ़ी जाने वाली विकसित बोली होती है। सेकंड पॉइंट जो इसका आ जाता है वो सेकंड पॉइंट आ जाता है बोली का मानकीकरण होता है। बोली का मानकीकरण होता है। बोली का मानकीकरण, मानकीकरण का मतलब है उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण होता है। शब्दों को शब्दावली विकसित होती है, मानक शब्दावली, मानक शब्दावली विकसित होती है, मानक शब्दावली होती है। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी होती है उसकी। जैसे वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिक शब्द को भोजपुरी में क्या कहते हैं, अवधी में क्या कहते हैं, ब्रज भाषा में क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? या हरियाणवी में क्या कहते हैं? इसको सब वैज्ञानिक ही कहोगे, क्योंकि वहां पर जो शब्दावली होती है उसका मानकीकरण थोड़ी ना होता है, कोई एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी थोड़ी ना काम आती है। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिक्शनरी होती है शब्दों की, मानक शब्दावली होती है, बोली का मानकीकरण होता है। तीसरी चीज क्या होती है? अपना सुविकसित व्याकरण होता है। अपना या अपनी सुविकसित लिपि एवं व्याकरण होता है। क्या होता है बच्चा? व्याकरण होता है। भाषा का अपनी एक विकसित, अपनी एक खास प्रकार की लिपि में उसकी लिपि होती है, एक स्टैंडर्ड मानक सुविकसित मानक लिपि होती है। मानक को लिख लो, स्टैंडर्ड लिपि। जब भी आप हिंदी को लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि हिंदी की जो मानक लिपि है वो देवनागरी है। अब आप जब पेपर में हिंदी लिखते हो तो ऐसे थोड़ी ना लिखते हो, ये रोमन लिपि है, ये भी लिपि है लेकिन रोमन है। और अगर आप हिंदी को रोमन में लिखोगे तो वो गलत है। जैसे आप हिंदी का पेपर देने गए, वहां पूछा गया हिंदी में निबंध लिखो, आपने लिख दिया गाय, गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है, आपने आंसर ऐसे दे दिया। तो गाय तो जानवर बाद में है, लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनर तुम्हें इस लाइन को पढ़ेगा गाय एक जानवर है, वो काटेगा, हंसेगा और तुम्हें 0 नंबर करके गाय का बछड़ा बना देगा। फिर देखोगे चारों तरफ। क्यों? क्योंकि आपने, हिंदी एक भाषा होती है, आपकी उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड लिपि होती है, आपने उस लिपि को फॉलो क्यों नहीं किया? भाई हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, गाय एक जानवर है, आप सिंपल लिख सकते थे, लेकिन आप तो जीव गाय हो रहे थे कहते बिल्कुल एकदम। तो मेरी बात समझ रहे हो? साथ साथ उसका व्याकरण भी होता है, कब कहां पे कर्ता आएगा, कहां पे कर्म है, कौन से परसर्ग कारक चिन्ह होते हैं, कैसी क्रियाएं होती हैं, कितने विशेषण होते हैं, कितने अव्यय होते हैं, सब के सब निश्चित होते हैं। अपना एक सुविकसित व्याकरण होता है। और इसमें एक पांचवा, एक चौथा पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जो एक और इसमें बेहतरीन बात होती है, वो ये है कि इसको आप ऐसा समझ लो, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भी होती है। ये विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भी होती है। विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, विधि मतलब कानून के द्वारा इसको मान्यता भी दी जाती है। जैसे आप जानते हो
कि हमारी जो भाषा है वो, और हां, इसका विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और लिख लीजिए, कार्यालयों में भी मानक शब्दावली होने से कार्यालयों में भी इसका उपयोग होता है। कार्यालयों में आधिकारिक रूप से उपयोग होता है। इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है बच्चा? प्रयोग होता है। भाई हिंदी का आप कार्यालयों में प्रयोग करते हो ना, आप उसमें पत्र टाइप करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें टाइप करते हो, तो कार्यालयों में भी इसका प्रयोग होता है। वैज्ञानिक शब्दावली होती है, इसलिए मैंने मानक शब्दावली लिख दी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, तो देखो कानून द्वारा, भाई हमारी हिंदी को तो राजभाषा घोषित किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 के द्वारा। तो एक बात साफ है कि भैया विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है हिंदी, और इसके साथ साथ 22 अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें कानून द्वारा मान्यता दी गई है, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये तो केंद्र स्तर पर है, ये केंद्र स्तर पर है। इसके अलावा बहुत से राज्य भी होते हैं जो अनेक और भाषाओं को मान्यता देते हैं। राज्य भी अपने हिसाब से भाषाओं को मान्यता देते हैं। तो बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर हो गया। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि सर आपने एक बात बताई है कि कई सारी बोलियां कुछ समानता के आधार पर, कई सारी बोलियां कुछ समानता के आधार पर एक उपभाषा वर्ग के अंतर्गत हो सकती है, उपभाषा वर्ग के अंतर्गत हो सकती है। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चा, सबसे पहले आ जाता है 1927 की बातें हैं। एक जॉर्ज ग्रियर्सन करके थे। क्या थे? एक जॉर्ज ग्रियर्सन नाम के व्यक्ति थे, ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी की उपभाषाएं वे बोलियों का जिक्र किया था। इन्होंने कहा 5 तो उपभाषा होती है और 17 बोलियां होती हैं। कुछ लोग 18 बताते हैं। वो नेपाली भाषा को भी हिंदी की बोली में काउंट कर लेते हैं। बच्चा नेपाल एक भाषा है, नेपाली एक भाषा है। क्यों? क्योंकि नेपाल ने उसे कानूनी मात्रा, उसे कानूनी, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो अलग बात है, उसकी एक लिपि है, देवनागरी मानक लिपि है। दूसरी बात, उसकी अपनी शब्दावली है, उसका कार्यालयों में प्रयोग होता है। और नेक्स्ट बात क्या जाती है? वो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, साहित्य की भी खूब रचना होती है। तो नेपाली को हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। अब एक चीज आपको याद होगी कि जिस प्रकार का अपभ्रंश हुआ करता था, उससे उसी प्रकार की उपभाषा का जन्म हुआ है। और उस इलाके की जितनी भी छोटी छोटी बोलियां हैं, वो उसी उपभाषा की बोलियां हैं। और वो उपभाषा हिंदी की है, तो जाहिर सी बात है उन्हें हम हिंदी की भी बोलियां कहते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जो शौर सेनी अपभ्रंश हुआ करता था, अर्थात मथुरा के आसपास का इलाका, जहां से उस समय प्राकृत में चेंज आना शुरू हुआ। मथुरा के आसपास की जो प्राकृत थी उसमें परिवर्तन आया, और उसे हमने क्या नाम दिया? उसे शूरसेन देश था। तो शूरसेन की प्राकृत अपना रास्ता भटक गई, तो हमने उसे शौरसेनी अपभ्रंश कहा। और वहां से एक उपभाषा विकसित हुई, जिसको हमने पहली उपभाषा नाम दिया है पश्चिमी हिंदी। क्या नाम दिया है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी जो है बच्चा हमारी, इसकी 5 बोलियां होती हैं। कितनी बोलियां होती हैं? 5 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी? एक ट्रिक है अपने पास, कब कब है, इसको आप
ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो, कब, के भी कब लिखते हो ना चैट में, और एच का मतलब है, जो के होता है बच्चा कब, के का मतलब होता है खड़ी बोली, के फोर खड़ी बोली, के फोर खड़ी बोली। जो बी होता है इसका मतलब होता है ब्रज भाषा, इसका मतलब क्या होता है, ब्रज भाषा। जो दूसरी बार के आता है के, इसका मतलब होता है बच्चा कन्नौजी, क्या होता है, कन्नौजी। चौथी बार जो बी आता है इसका मतलब होता है बुंदेली। और पांचवें नंबर पर जो एच आता है, क्या आता है बच्चा, पांचवें नंबर पर जो एच आता है, कब, कब है, यह आता आपका हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी या बांगरू भाषा, बांगरू बोली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बिल्कुल सही। पहली जो उपभाषा हमने नाम दिया ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, के से खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, बिल्कुल सही, बी से ब्रजभाषा। आगे कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी या बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी या बांगरू। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी उपभाषा होती है, क्या होती है, दूसरी उपभाषा, वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, उसे राजस्थानी हिंदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, राजस्थानी हिंदी कहते हैं। जो राजस्थानी हिंदी होती है इसकी बच्चा 4 बोलियां होती हैं। इसकी कितनी बोलियां होती हैं, 4 बोलियां। और क्षेत्र के आधार पर हम राजस्थानी हिंदी को 4 बोलियों में बांटते हैं, अलग अलग क्षेत्र की 4। ऐसे समझ लीजिए जैसे 4 हैं तो हमने चारों दिशाएं तय कर दी। इस तरफ क्या होता है, पूर्वी राजस्थानी हिंदी, इस तरफ क्या होता है, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, ऊपर क्या होता है, उत्तरी राजस्थानी हिंदी, और नीचे क्या होता है बच्चा, दक्षिणी राजस्थानी हिंदी। क्या होता है, दक्षिणी राजस्थानी हिंदी। जो पूर्वी है इसमें जयपुरी बोली जाती है, क्या बोली जाती है, जयपुरी। दूसरी तरफ जो पश्चिमी है इसमें मारवाड़ी हिंदी बोली जाती है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी। जो उत्तरी है उसमें मेवाती बोली जाती है, क्या बोली जाती है, मेवाती, गुड़गांव से लगा हुआ इलाका। और दक्षिण में मालवी बोली जाती है, क्या बोली जाती है, मालवी। तो जे एम, भाई जे ट्रिपल एम भी कह सकते हैं। इन चारों को हम क्या कह सकते हैं, जे ट्रिपल एम। जे से जयपुरी, एम से मारवाड़ी, एम से मेवाती, एम से मालवी, एम से मालवी। इसको कर सकते हैं ना बच्चा ऐसे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही। इसको हमने जिस तरह से रखा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। जो ये जयपुरी होती है, कुछ लोग इसको ढूंढानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढूंढानी भी बोल देते हैं। जिस तरह हरियाणवी को बांगरू, इसी तरह जयपुरी को भी ढूंढानी कहते हैं। तो राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं, जे एम एम एम। राजस्थानी और बच्चा पश्चिमी हिंदी ये शौरसेनी अपभ्रंश में शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। उसके बाद में हम ब्रज से थोड़ा सा बिहार की तरफ चले तो बनारस आया, और बनारस में हमने देखा था बनारस थोड़ा सा मगध के मेन सेंटर से दूर होता है। तो हमने देखा वहां अर्धमागधी प्राकृत से, जब अर्धमागधी प्राकृत अपने रास्ते से भटकी तो उसका नाम हमने क्या कर दिया, अर्धमागधी अपभ्रंश। और यहां हिंदी की तीसरी उपभाषा विकसित होती है, यहां हिंदी की तीसरी
उपभाषा विकसित होती है, जिसे हमने नाम दिया पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी तीसरी उपभाषा, जिसे हमने नाम दिया पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जानी मानी 3 बोलियां हैं, जैसे कि अवधी, जैसे कि बघेली, इनके क्षेत्र उपबोलियां और भी काउंट करूंगा, और जैसे कि छत्तीसगढ़ी, जैसे कि छत्तीसगढ़ी। यदि आप इसको 3 बोलियां, कितनी बोलियां? 3। यदि इसको ट्रिक से याद करोगे तो ABC, ये एकदम खतरनाक सी ट्रिक बैठती है। ABC अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या बैठती है ये? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बैठती है नहीं? बताइए आप अपने हिसाब से। उपभाषा 5, बोलियां 17 टोटल हिंदी की, जिसमें से हम कौन सी उपभाषा पे आ गए? हम तीसरी उपभाषा पर आ गए। अब आ जाता है बच्चा आपका चौथी, ये अर्धमागधी से विकसित है। जब और मगध की तरफ बढ़ोगे, बनारस से आगे, तो पटना आ जाता है, और पटना मगध का केंद्र था। तो पटना में, पटना बिहार की राजधानी है, तो वहां पे एक और हिंदी ने जन्म लिया, जिसका नाम था बिहारी हिंदी। ये चौथी उपभाषा है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां होती हैं। बिहारी हिंदी की भी कितनी बोलियां होती हैं? MB। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां होती हैं, जैसे आ जाता है आपकी मगही, पटना के आसपास, पटना का क्षेत्र। दूसरा आ जाता है मैथिली, और तीसरी आ जाती है भोजपुरी। तीसरी क्या आ जाती है बच्चा? भोजपुरी आ जाती है। तीसरी क्या आ जाती है? भोजपुरी। इसे मैंने लिखा मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसको बम भी कर सकते हो, BMM, बम। तो ये क्या हो जाता है? ये बच्चा मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां। 5। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बच्चा आप लोग बता दीजिए कि नहीं जी, यहां तक हमें डाउट है। किसी भी प्रकार का यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आगे हम लोग कहां चले जाते हैं? आगे हम लोग चले जाते हैं बच्चा पहाड़ी की तरफ। कहां चले जाते हैं? पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। तो पहाड़ी में जो बोली है पहाड़ी हिंदी, वो किससे विकसित है? खस अपभ्रंश से विकसित है। और यहां की हिंदी को क्या कहते हैं? उपभाषा को पहाड़ी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी। इसकी 2 बोलियां बहुत फेमस हैं। इसकी 2 बोलियां बहुत ही फेमस है, एक गढ़वाली और एक कुमाऊनी। सिंपल शब्दों में कहूं तो जीके, उल्टा कहूं तो केजी। जो पहाड़ी है, जो पहाड़ी हिंदी है, वहां कौन सी आ जाती है? एक के एक जी। गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली, गढ़वाली हिंदी, गढ़वाली पहाड़ी हिंदी, और बच्चा कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी। गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इस तरह कुल कितनी भाषा हो जाती है? 5। और बोलियां कितनी हो जाती हैं? बोलियां हो जाती हैं 17। बोलियां कितनी हो जाती हैं बच्चा? 17 हो जाती हैं। कुछ भारतीय भाषाकार जो भाषा पर शोध करते हैं, वो पहाड़ी बोलियों को हिंदी की बोलियां नहीं मानते। वो पहाड़ी बोलियों को हिंदी की बोलियां नहीं मानते। तो बच्चा, मैं आपके सामने 5 उपभाषाएं पेश कर रहा हूं। आप मुझे उनकी बोलियां बताएंगे। क्या बोलेंगे? आपको उनकी बोलियां बतानी है कि पश्चिमी हिंदी में कितनी है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। सेकंड, आपको पूर्वी हिंदी की बतानी है अपने आप से। किसकी बतानी है? पूर्वी हिंदी की
बतानी है कौन कौन सी है। तीसरे आपके पास बिहारी हिंदी की बतानी है आपको। किसकी बतानी है? बिहारी हिंदी की आपको बतानी है। चौथे नंबर पर आपको राजस्थानी हिंदी की बतानी है। किसकी बच्चा? राजस्थानी हिंदी की आपको बतानी है। और पांचवें साथी पहाड़ी हिंदी की बतानी है। पहाड़ी हिंदी। आज यूपी टेट का पेपर हुआ है, राम सर ने कराया है, बहुत ही शानदार। और वो पेपर आप अपने खुद भी उठा के देखोगे कांस्टेबल में, तो भी आप 99% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अभी जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ था उसमें भी, मतलब हिंदी में तो आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सामने क्या होता है कि कुछ जो बोलियां होती हैं उनमें आ की मात्रा बहुत ज्यादा आती है, कुछ बोलियों में ऊ की मात्रा, कुछ में ओ की मात्रा, कुछ में ई की मात्रा। शुरुआत में शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है इन ध्वनियों वालों को, तो आ की मात्रा आ जाती है। हर चीज में खड़ा, एक डंडा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, डबल मात्रा। तो वहां पे हम लोग उसे आकार बहुला, ओकार बहुला, उकार बहुला, इकार बहुला, अर्थात किन मात्राओं की बहुलता ज्यादा है। तो पश्चिमी हिंदी में आपका कब कब है, एकदम फेमस ट्रिक सी आपकी बन जाएगी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में आपके पास 3 है, अवधी, बघेली, 36 पे गढ़ी। बिहारी हिंदी में आपके पास 3 है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। जब आप राजस्थानी में आते हैं तो आपको जयपुरी मिलती है, आपको मारवाड़ी मिलती है, आपको मेवाती मिलती है और आपको मालवी मिलती है। कौन सी मिलती है? मालवी। इसी तरह पहाड़ी पर जाओगे तो कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये बताइए सब कौन कौन से अपभ्रंश से विकसित हैं? ऊपर शॉर्ट में इनका अपभ्रंश भी कर लेते हैं। ऊपर शॉर्ट में इनका ये किस अपभ्रंश से विकसित हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। बताइए ये किस अपभ्रंश से करते हैं, मतलब विकसित है, बताइए। बहुत अच्छे। शाबाश। बहुत अच्छे। ये तो बच्चा शौर सेनी से विकसित है। किससे? शौर सेनी। ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, जबकि बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। राजस्थानी ये भी शौर सेनी से। और आगे आ जाता है मेरे साथी पहाड़ी हिंदी, ये विकसित हुई है खस, खस अपभ्रंश से। किससे? खस अपभ्रंश से। ये जो खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की, इसी का संस्कृत निष्ठ, इसी का संस्कृत निष्ठ जो रूप है वो हमारी अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा घोषित की हुई हिंदी है। तो संस्कृत निष्ठ रूप खड़ी बोली का
ये क्या है, आज की हिंदी का आधार बनी है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं क्योंकि ये कौरवों के प्रदेश में बोली जाती है, कौरवों के प्रदेश में बोली जाती है। चलिए, यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी किसी प्रकार की? बहुत परफेक्ट, शाबाश, एकदम सही। चलिए बच्चा, हिंदी की उपभाषाएं हो गई, हिंदी की बोलियां हो गई। अब जो आगे आ जाता है वो आ जाता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। यह क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो बच्चा ये जो हिंदी है, सिंधु नदी, ये क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी के जो पूर्व में इलाका है, तो जैसे आप कानपुर के रहने वाले को कानपुरिया कह देते हो, लखनऊ के रहने वाले को लखनवी, तो इसी तरह जो सिंधु के पार रहते थे, जब फारस के लोग आए भारत में, तो उनके पास बच्चा, उन्होंने सिंधु को क्या कहना शुरू किया, वो सह को, जो ईरान के लोग थे, ईरान के लोग, वो सह को है उच्चारित करते थे। क्या करते थे, वो है को से, हा को सा उच्चारित करते थे। अरे यार, सा को हा, मैं भी क्या लिख रहा हूं, सा को हा। तो जैसे आप कहोगे भाई सिंधु के पार कौन सा देश है, सिंध, इन्होंने बदल के उसको क्या कर दिया, क्योंकि से का उच्चारण तो कर नहीं सकते थे, तो हा कर दिया। वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, वह हिंद है, तो हिंदी। जैसे सऊदी अरब, कतरी या कोरियन, चाइनीज, जापानी, इसी तरह हिंद है भाषा, तो हिंदी। उसके बाद में इसी तरह जो सिंधु के इस पार लोग रहते थे, उन्होंने साकी सिंधी की जगह, कि भाई सिंधु के पार रहते हैं तो सिंधी बोलते होंगे, उन्होंने इसे क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। क्या कर दिया, हिंदी। तब से आज तक ये शब्द इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा किस भाषा का मूल शब्द है, तो बच्चा जो हिंदी है वो फारसी भाषा का है। किसका है, फारसी भाषा का। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लिपि पे भी बात करेंगे कि एक्चुअल में ये लिपियां विकसित हुई कैसे हैं, लिपियां विकसित हुई कैसे। यह हमारी देवनागरी लिपि, ये किससे मिलकर बनी है, देवनागरी लिपि किससे मिलकर बनी है, जो हमारी देवनागरी लिपि है वो किससे मिलकर बनी है। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए बताइए कि भाष्य धातु से किस भाषा का जन्म, किस शब्द का जन्म हुआ है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है, ब्रांचण अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां या उपभाषा विकसित हुई हैं, कौन कौन सी विकसित हुई हैं, बताइए। बहुत शाबाश, वेरी गुड।
बंगला, जो बंगला भाषा होती है ये किस अपभ्रंश का हिस्सा है? ये किस अपभ्रंश से विकसित है? बहुत सही। तो भाष्य से आप बताएंगे पूरा का पूरा। अब आ जाता है ये जितनी भी बोलियां हैं इन्हें दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं? इन्हें दूसरा नाम होता है ना सब बोलियों का, कहीं पे कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ फेमस दूसरे नाम आदि की बात, और कहां कहां किस किस क्षेत्र में ये फैली हुई हैं बोलियां, इन सब की पूरी डिटेल। एक चीज समझ लीजिए, अभी जो रात के 9 बजते हैं, रात 9 बजे अब यूपीजी के स्टार्ट हो जाएगा, फिर रात 10 बजते जो है वो मैथ्स चलेगा, फिर रात 11 बजे से मैं भौतिक ज्ञान से परिपूर्ण पोस्टमार्टम क्लास देखता हूं, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए, धुआं सा उड़ा दीजिए जहां भी उड़ सकता है। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये ये पूर्वी राजस्थान, ये पश्चिमी, ये कर दिया, आपको ये भरना है। राजस्थानी हिंदी की बोलियों के ऊपर, राजस्थानी हिंदी की बोलियों के तो जितने क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट में जरूर करना। कल भी बहुत कम लोगों ने आंसर दिए थे, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइक शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में तो बच्चा कभी भी आप कंजूसी मत किया कीजिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपको पढ़ाने में कोई कंजूसी है, आपको कामयाब बनाने में हमने कभी कोई कंजूसी लिखी है। तो रिक्वेस्ट है, क्लासेस हैं, ज्यादा संख्या में आइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कोई मत जाइए। यहां तक की क्लास कैसी लगी वो बताना। एक में सारे इलाके देख लेंगे, कौन कहां कैसे बोली जाती है, एक में संवैधानिक विकास देख लेंगे, और फिर आपका क्या होगा, सुपर वाला एक टेस्ट। एक एक चैप्टर करते चलो बहुत ही शानदार तरीके से, मजबूत। तो ठीक है, फिर सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास में आया करो। मैं फिर से कह रहा हूं, टूट जाओ या पहाड़ को एक तरीके से बिल्कुल चोट पहुंचा के उस पहाड़ को तोड़ दो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।